मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न ऑप्टिक्स से सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो चैप्टर होता है वो हमारा ऑप्टिक्स होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्टिक्स से ही पूछे जाते हैं फिजिक्स के पेपर में। इसीलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले ऑप्टिक्स के इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। और पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बता दो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, अगर पूछे सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है तो वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन अगर पूछे सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक किसका होता है तो वो लाल रंग का होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में, इसको तो भाई हर हाल में याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा नंबर सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का, सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का। ये सब याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं अलग से बोलूंगा उसको अपने दिमाग में सेट करते चलना भाई, एकदम फालतू की चीजों पे मत ध्यान दो, एकदम क्लास को अच्छे से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ बच्चा पार्टी, तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, कई बार सवाल ये पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? एक गोलीय दर्पण है जिसको पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी कि समान रहती है। बच्चों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भाई, गोलीय दर्पण है, ना कि ये अवतल है और ना ही ये उत्तल है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। फोर का करेक्ट आंसर जो कहोगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा गया है और यह प्रश्न तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बनाने की विधि को समझना बहुत जरूरी है। देखो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखा गया है। इसके समायोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? देखो डायोप्टर में पूछा गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर वाले भैया को डायोप्टर में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो हम जानते हैं कि सर एक को हम मान लेते हैं f1, क्या मानते हैं? f1 मान लेते हैं। f1 बराबर कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर दिया गया। तो सर यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक में होती है, इसलिए प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम मान लेते हैं इसको f2, क्योंकि फोकस दूरी है भाई, दो फोकस दूरी है तो एक को f1 और दूसरा को f2 मानना पड़ेगा। देखो यहां से अगर मानते हो तो f2 बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर है। लेकिन बच्चा पार्टी आपको याद रखना है, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक में होती है। इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी भी माइनस में ही होता है, 20 सेंटीमीटर लगाओ बच्चों, क्योंकि देखो माइनस लगाने का क्या है, क्योंकि अवतल लेंस का जो हमारा फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रहेगा बच्चों। और हमारा एक फॉर्मूला है 1/f1 बराबर 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस में 1/f2 हो जाएगा। 1/f2 यहां जानते हो भाई, देखो 1/f बराबर हम लिख सकते हैं क्या सर? 1/f बराबर हम लिख सकते हैं 1/f1। देखो 1/f1 कितना दिया गया है? 40 है, तो 1/40 लिखेंगे और प्लस है, उसके बाद हमारा 1/-20 हो जाएगा, 1/-20 हो जाएगा। यहां से अगर करते हैं ना मेरे भाई, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो 20 हो गया। उसके बाद दोनों का लघुत्तम, वही बच्चा वाला बात है क्या सर? लघुत्तम 1/f बराबर हम लिखेंगे सर, लघुत्तम कितना? 40 हो जाएगा। क्या 20 और 40 का 40 होता है? 40, यानी कि 1 माइनस 20 दूना के 40 2 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 1/f बराबर -1/40 हो जाएगा, यही होगा ना। यहां से अगर हम निकालते हैं f बराबर निकालते हैं तो हमारा क्या होगा? f बराबर हो जाएगा -40 हो जाएगा। लेकिन यहां तक हमें नहीं रुकना है, हमसे पूछा गया है डायोप्टर में क्या होगा। सर एक फॉर्मूला और जानते हैं ना कि P बराबर क्या होता है?
100 बाई फोकस दूरी होता है। जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो यहां से अगर निकालते हैं तो देखो फोकस दूरी हम निकालना है तो हम यहां से जानते हैं कि सर फोकस दूरी हमारा देखो -40 दिया गया है, तो यहां लिखेंगे -100 बटे ये ऊपर कर लिया माइनस को बटा में 40 हो जाएगा। 40 दूना के 80 हुआ और 40 दो चौके 8 हुआ, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि 4 पंचे का 20। माइनस का 2.5 किस ऑप्शन में दिया गया, वो भी डायोप्टर में। करेक्ट आंसर बी होगा बच्चा पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद नहीं रखोगे तो भाई बहुत ही पछताओगे, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा हमने समझाया उसको समझ के लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 6 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है। देखो प्रकाश की चाल पूछे तो 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया सर, हमसे पूछा गया प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यह हमने कई बार बता चुका है। और आपको याद रखना है कि सर ये 2 नंबर में भी आता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको याद रख लो। और इसका जो मान होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 और मीटर होता है। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो 7 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है भाई, इस क्लास को एकदम अच्छे से देख लो, उसके बाद ऑप्टिक्स का टेंशन खत्म है। देखो और ये रहा आपके सामने, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है किस पर, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बच्चा पार्टी, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी लगा रहे हो क्या बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है तो निकोल प्रिज्म का यूज होता है। किसका होता है बच्चों, निकोल प्रिज्म का। 8 का क्या लगाए हो आप लोग, सी। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल है आपके सामने, ये रहा प्रश्न। बताओ, पूछा जा रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो ये भी सीधे रूप से बोलते हैं सर हम भी बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9 का ए लगाओ बच्चों, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको, वो करता है ध्रुवन को। करेक्ट आंसर बी होगा। देखो बच्चा पार्टी, अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन याद कर लो, इसका याद कर लो और व्यतिकरण का याद। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। सही जवाब भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मृग मरीचिका का कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है मेरे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए भाई, ये भी वो पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, ये हमने उसमें भी ऐड किया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। जितना भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते भी चलूंगा भाई, इसने घबराओ मत, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। ये पहला चैनल होगा भाई जिसमें कि कम समय में ज्यादा तैयारी हो रहा है, पूरे यूट्यूब पे खोज लेना एक बार। देखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। देखो तालाब की तली जो है वो ऊपर उठी प्रतीत होती है। देखो पानी रहेगा, लगेगा बहुत ही एकदम कम पानी है, लेकिन जाने के बाद पता चलेगा इसमें बहुत पानी है। उसी प्रकार से ये होता है प्रकाश की अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 15 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, लगता है कि ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है तो वो उत्तल दर्पण से बनता है बच्चे, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिन छिद्र कैमरा जो है ये करता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये प्रकाश की विशेषता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब की बार भी आया हुआ है एग्जाम में। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना, 4/3 तथा 3/2 है। यानी कि यहां दिया हुआ है जल का, यानी कि आप कहोगे सर म्यू डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया, 4/3 दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया सर, म्यू जी बराबर क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया, ये दिया गया है। और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम जानते हैं सर, यहाँ पे लिख देंगे म्यू, यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे जी लिख देते हैं, बराबर में लिख देंगे म्यू डब्ल्यू बाय
है म्यू जी। क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, वो हमारा हो जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू बटा में क्या होता है, म्यू जी होता है। ऐसे करके निकालोगे तो म्यू डब्ल्यू 4/3 दिया गया है और बटा में देख लो म्यू जी कितना है, 3/2 दिया गया। ऐसे करके निकालेंगे सर। देखो यहां से अगर निकालते हैं तो 4/3 हो गया और इसको अगर ऊपर ले गए तो गुना में हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। यहां से करते हैं तो हमारा 4 दूना के 8 होता है और बटा में 9 हो जाता है। किस ऑप्शन में 8/9 दिया गया बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर डी लगाओ। देख रहे हो कितना आसान भाषा में समझा रहा हूं भाई, इसलिए क्लास को एकदम लाइक करते चलना, तब पढ़ाने में मजा आ जाता है। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करना। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो और डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे तैयार रहिएगा, डेली क्लास होता है। ओके, बिल्कुल फ्री है भाई, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? उसका नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बच्चा पार्टी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है। ये रहा आपके सामने। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और किरण के मुड़ने को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। करेक्ट आंसर सी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम को याद रखिएगा और स्नेल के नियम वाला जो होता है म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटा में जो साइन आर होता है, इसको भी आप लोग याद रखना, सिद्ध कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 20 नंबर सवाल देखो, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? कम के लिए बैंगनी बताए हैं हमने और ज्यादा के लिए लाल बताया है, तो भाई ये सब भूल मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक की बात हो रहा हो वो हमारा हो जाता है हीरा। कितना होता है सर? तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और सबसे कम पूछे तो वो वायु सबका हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेकिन कम नहीं ज्यादा पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक अभी तो हमने जस्ट बताया सर 2.42 होता है, तो अभी तो आपने बताया सर सबसे ज्यादा तो ये होता है, ये किसी का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? प्रकाश का वेग महत्तम सबसे अधिक होता है निर्वात में। किसमें होता है बच्चों? निर्वात में। करेक्ट आंसर डी होगा। वैक्यूम लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको याद करके जाना एग्जाम देने। देखो ये रहा आपके सामने प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? नहीं परिवर्तित होने वाला का जो नाम होता है वो क्या होता है, ये आप लोग बताओ। वो हो जाता है आवृत्ति, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तरंग दैर्ध्य बदलता है, चाल बदलता है, ये सब बदलते रहता है, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों हमने बताया है किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। और एक चीज हमने पहले ही बताया है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी, क्षमता पूछे या फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फिर क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी या फिर क्षमता ऋणात्मक होती है। ये सब याद रखोगे। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं भाई, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर रहे उत्तल लेंस की क्षमता, क्या रहे बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की अगर क्षमता पूछे या फिर फोकस दूरी पूछे, दोनों में से अगर क्षमता या फिर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं भाई फोकस दूरी पूछे, दोनों में से अगर कुछ भी पूछा जा रहा हो तो ये हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है, लेकिन उसी प्रकार अगर अवतल वाला आ जाए, अवतल लेंस वाले भैया आ गए ना, तो भाई समझो एकदम गेम चेंज हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए यही क्षमता पूछे या फिर फोकस दूरी पूछे, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा माइनस में होता है। दोनों को याद रख लो भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग लगा के आओगे। वैसे इसका मात्रक डायोप्टर होता है और दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। दो उत्तल लेंस क्या है? संपर्क में रखा हुआ है, तो समतुल्य लेंस क्या हो? देखो दोनों उत्तलीय लेंस है तो उत्तलीय हो जाएगा भाई, उत्तल ही होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 27 नंबर सवाल देखो, क्या कह रहा है? कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह क्या हो जाता है? कांच का एक अवतल लेंस जिसे जल में डुबाने पर यह कम अपसारी होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग बच्चा पार्टी। चलो 28 नंबर सवाल देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखो 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं कि सर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो P बराबर 100 बाई फोकस दूरी होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? फोकस दूरी दिया गया है तो P बराबर लिखेंगे 100 बाई में 20 हो जाएगा, 20 पंचे का 100 होता है, 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे
मेरे भाई, देख रहे हो कितना आसान से और कितना स्पीड में निकल जाता है। ऐसे ही एग्जाम में निकाल के चले आना भाई, एकदम मिस्टेक नहीं करोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला नंबर सवाल देखो। 29 नंबर सवाल पूछा गया, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? परिवर्तन होने वाला तरंग दैर्ध्य भी होता है, वेग भी होता है। वेग और तरंग दैर्ध्य हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता, ये हमने अभी भी बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल पूछा गया है, दो लेंस है जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है। मानो आज भाई ऑप्टिक्स को खत्म करके मानेंगे। देखो दो लेंस है जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, उसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? वही वाला बात है कि सर P1 बराबर हम लिख लेंगे -15 है, उसके बाद P2 बराबर लिखेंगे 5 है। तो यहां से करेंगे सर P बराबर फॉर्मूला है P1 + P2, P1 + P2 यहां से निकाल लेंगे। -15 और +5 बराबर -10 बचा। ये डायोप्टर में लिखना, लेकिन यहां तक हमारा नहीं है, यहां फोकस दूरी पूछ दिया सर, तो क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है P बराबर 100 फोकस दूरी। जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया, सब तो सेंटीमीटर में है, तो यही वाला काम कर लेंगे। देख लो हमें निकालना क्या है, तो फोकस दूरी 100 में क्या होगा, P कितना दिया गया है, तो 10 है, तो माइनस लगा है तो ऊपर माइनस को भैया को ऊपर भेज देते, 10 दहिन का 100 होता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है? करेक्ट आंसर कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी लगाए हो क्या बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा हमने बता चुका है। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कैसा बनता है, तो वो काल्पनिक और सीधा बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 32 नंबर सवाल देखो। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो अगर निकट दृष्टि दोष है, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर अबिंदुकता को दूर करना है तो बेलनाकार लेंस का यूज करेंगे, जरा दृष्टि दोष है तो बायोफोकल लेंस का यूज करेंगे। भाई ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है एक बार आप लोग ही चैट सेक्शन में बता दो। तो आप बोलोगे सर M बराबर होता है D1 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा सर 1 + D बटा में F होता है, 1 + D/F ये फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर सी कहोगे क्या आप लोग? 33 का सी कह रहे हो क्या आप लोग बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। लेकिन अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछे तब क्या लगाओगे? ये तो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन कंपाउंड के लिए पूछे तो क्या लगाओगे? तो बच्चा पार्टी मैं यहां लिख दे रहा हूं कौन सा, अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछे तो वो भी M बराबर जो होता है आवर्धन क्षमता पूछेगा। देखो ये सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया जो कि हमारा M बराबर 1 + D/F होता है। उसके बाद अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछे तो M बराबर होता है L बटा में F ही होता है, L बटा में F होता है, और ये होता है 1 + D बटा में F ही होता है। ऐसे करके होता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भाई, क्योंकि आजकल पता होगा ज्यादातर फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता सीधे रूप से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 35 नंबर सवाल देखो। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बताओ ना कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन अगर बच्चों आपसे पूछे खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी M बराबर जो अगर पूछे ना, वो होता माइनस का FO बटा में FE। ये याद रख लो, ये खगोलीय दूरदर्शी का क्या है? आवर्धन क्षमता है। ओके ये भी याद रखोगे, और ये प्रतिबिंब हमारा आभासी और उल्टा बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, इसको लिखते चलना, जितना भी मैं अलग से बताते जा रहा हूं इसको लिखते चलना। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी किसकी? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, भाई हमने बता चुका है ना, तो ये सब नहीं भूल जाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पूछा गया है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? बोलोगे सर ऊपर में तो बताया आवर्धन क्षमता पूछेगा तो M बराबर -FO बटा में F ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नली की लंबाई पूछ दिया गया है, तो लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है ना भाई, घबरा काहे रहे हो? FO + FE, FO + FE फॉर्मूला है, लंबाई के लिए पूछा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्या? 37 का डी बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चों, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी
आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल देखो, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता किसमें? परावर्तक दूरदर्शक में वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 39 नंबर सवाल है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बच्चों हमने क्या बताया था, एक बार बता दो। हमने बताया है निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो वो हमारा अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो वो हमारा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। जरा दृष्टि दोष दूर करना है और एस्टिग्मेटिज्म जिसे क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में जो कहते हैं, वो हमारा अबिंदुकता होता है। अब बताओ, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार होता है, कौन सा होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा बेलनाकार लेंस का यूज होता है। और जारा को दूर करने के लिए हमारा जो होता है वो बाइफोकल लेंस होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, निकट अवतल, दूर उत्तल, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार, बाइफोकल का जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, चलो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 40 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता पूछा गया आप लोगों से। अब बताओ क्या लगा रहे हो? 40 नंबर सवाल का जवाब आप बोलोगे सर माइनस का एफ ओ बटा में एफ ही, अभी तो आपने बताया। तो करेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है देखो 41 नंबर सवाल है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का जो कारण होता है वो एक ही कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है? आकाश का रंग नीला जो दिखता है वो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 43 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। स्लैब में प्रवेश करना मतलब घट जाना। 43 का ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 44 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये सब आसान आसान प्रश्न है भाई, घबरा मत जाइयो। चलो देखो, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल नहीं रहेगा तो भाई काला दिखाई देगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो इसकी आवृत्ति होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और भी कुछ प्रश्न बचा हुआ, फटाफट से कर लेते। देखो, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, सॉरी ऐसे होता है भाई, 8 के जैसे होता है। डेल्टा एम बराबर जो होता है वो होता है हमारा म्यू माइनस वन। म्यू माइनस वन इंटू में ए होता है, ये फॉर्मूला है, इसे लिख लो। और इसे सिद्ध करने वाला भी 5 नंबर में आ जाएगा, इसे लिख लो। और इसको हमने उस नोट्स में भी दे दिया है, इसको अच्छे से, ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 48 नंबर सवाल है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो 49 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए वही वाला बात हो गया सर, आई लेंस का जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस से ज्यादा होना चाहिए। आई लेंस का ऑब्जेक्ट लेंस से ज्यादा मतलब ये बराबर है, ज्यादा। हाँ, ये आई लेंस का ऑब्जेक्ट लेंस से ज्यादा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो 50 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। तो ये हमने शुरू में ही बताया था सर, काल्पनिक और सीधा हो जाता है, आभासी और सीधा भी लिखा रह सकता है, ये भी ध्यान में रखोगे क्योंकि काल्पनिक और आभासी एकदम सेम ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? डिस्टेंस का। करेक्ट आंसर ये होगा। और हमने ये भी बताया कि सर प्रकाश वर्ष 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन बच्चों यहाँ से 2 प्रश्न आता है, एक आता है कि सर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे 25 सेंटीमीटर लगाओगे, एकदम कान खोल के सुन लो भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे
बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला नंबर सवाल देखो 53 नंबर सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी कितनी होती है? भाई एकदम वही वाला P बराबर 100 बाई फोकस दूरी वाला आता है ना, ये वाला अगर निकालते हो, लेकिन हमारा सब मीटर में है भाई, ऐसे नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा P बराबर 1 बाई फोकस दूरी। निकालना क्या फोकस दूरी, तो F बराबर लिखेंगे 1 बाई P हो जाएगा, और 1 बाई P देखो कितना 4 दिया गया है, तो 4 एक में 4 से भागा देखो 0.25 हो जाएगा, और हमने ये फॉर्मूला का यूज किया जो कि हमारा फोकस दूरी मीटर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई मीटर देखना, सेंटीमीटर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 54 नंबर सवाल है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए 24.41 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 55 नंबर सवाल देखिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? वही वाला हो गया 42 डिग्री, लगभग में होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 56 नंबर सवाल है, यदि म्यू जी बराबर 3/2, ये फॉर्मूला ये हमने अभी बताया भाई, एक सवाल ऐसा ही आया था, यदि म्यू जी बराबर इतना दिया गया, यानी कि हमारा ग्लास के लिए अपवर्तनांक कितना दिया गया है, और ये पानी के लिए 4/3 दिया गया, तब हमारा दोनों के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमने बताया था कि क्या बताया था सर, यहाँ पे अगर हमारा जो होगा म्यू जी और डब्ल्यू हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू जी बताए थे। क्या बच्चा पार्टी ये याद है क्या नहीं? एक बार चैट सेक्शन में यस नो बताओ, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? यस नो बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। यस सर बहुत याद है। तो म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया है? 4/3 है। ओके, और म्यू जी कितना दिया गया है? 3/2 है। 3/2 यहां से निकालते हैं तो सर 4/3 हो जाएगा, गुना में करते तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 दूना के 8/9, वही वाला आंसर आ गया। सर एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछा भाई, कितना बार पूछे ना उसे कोई टेंशन ना लो, एकदम समझ गए बनाना, एकदम बना देंगे। ऐसा वाला प्रश्न अगर अलग से भी पूछे ना, एकदम प्रोफेशनल वाला प्रश्न आए तो भी आप लोग बना दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 57 नंबर सवाल है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? P बराबर P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला कई बार बताया है कि नहीं? P बराबर P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला है भाई, भूल मत जाना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 58 नंबर सवाल है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? वही संख्या परिवर्तन है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 59 नंबर सवाल है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो सकता है? वो होता है कलांतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में फेज डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ टाइम लिखा गया है, यहाँ हमारा फेज डिफरेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 60 नंबर सवाल है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होते हैं? समान नहीं है भाई, दोनों अलग अलग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो भैया जल्दी चलो, अब हमारे डांस की बारी है। अरे बस खा के चलते। सवाल देखो, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत पूछे न्यूटन जी के द्वारा दिया गया है, न्यूटन साहब बोल सकते हो। करेक्ट आंसर भी होगा। लेकिन बच्चों अगर पूछे द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया हाइगेंस साहब के द्वारा, ये भी आप लोग याद रखोगे। अगर पूछे द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किए थे, वे किए थे डी ब्रोगली साहब ने। ये तीनों याद रख लो, 3 में से एक आ जाएगा आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 62 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे कौन से? आवृत्ति होते हैं। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश के अलग अलग रंग का जो कारण होता है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन हमारा तरंग दैर्ध्य इसमें नहीं दिया गया है। जैसे हम लोग लैम्डा बराबर ऐसे फॉर्मूला पढ़े हो कि C बराबर म्यू होता है, ऐसे करके पढ़े हो ना भाई। म्यू हमारा क्या होता है? आवृत्ति होता है, इसलिए आवृत्ति हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, म्यू नहीं भाई न्यू बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हाइगेंस जी के द्वारा, अभी हमने बताया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 64 नंबर सवाल देखो, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है भाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 65 नंबर सवाल देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? वही वाला बात हो गया सर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? वही वाला बात है सर, बीटा समानुपाती जो होता है वो हमारा लेमडा की होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन वही वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना सर, बीटा बराबर जो होता है वो हमारा डी या लेमडा बटा में ये वाला डी होता है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, हर हाल में याद रख
रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 नंबर के लिए एक फॉर्मूला एक बता देता हूं यहां से, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ये वाला प्राप्त कर लेना भाई, ये 5 नंबर में आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको सिद्ध कर लेना। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। जो जो पीडीएफ में वहां पे हमने दिया है वो यहाँ भी बोल दे रहे हैं, जो बच्चा नहीं ले पाएंगे उसके लिए भी हम कुछ कुछ बोल दे रहे हैं। देखो प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, प्रकाशिक पथ बराबर, वैसे भाई लोगे क्यों नहीं भाई, मात्र 199 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन खत्म करने वाले हैं, इसलिए उसको म्यू बराबर 10 आईपी होता है। क्या ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 आईपी होता है। अब बोलोगे सर एक बार बता देते ब्रूस्टर का नियम कहते किसको है, तो सुनो भाई, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और यही हमसे पूछा गया तो सही जवाब सी हो जाएगा। चलो ये ब्रूस्टर का नियम वैसे 2 नंबर में आ सकता है बच्चों, मैं अच्छे से एक बार फिर से बोल देता हूं, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट और माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और यही वाला ऐसे लिख देना, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, एग्जाम में कोई काट नहीं पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो वो हमारा होता है तीव्रता। क्या होता है बच्चा पार्टी, तीव्रता, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आज के क्लास का ये हमारा लास्ट सवाल है, ऑप्टिक्स का लास्ट सवाल है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके भाई, सारे बच्चे कमेंट करना, आज सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्लास कैसा लगता है हमारा, और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।